हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ रहे थे। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का हमने जो लेक्चर आपको दिया था उसमें एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी इंटीग्रल जिसकी या तो लिमिट्स डिफाइन ना हो या फिर वो फंक्शन खुद डिफाइन ना हो इस इंटरवल के अंदर ए से बी, तो वो जो है इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव दिस इंटीग्रल, इसमें इंटीग्रेंड जो है वो ठीक है, वो डिफाइंड है, लेकिन ये जो लिमिट्स हैं इसमें ये लिमिट डिफाइंड नहीं है, ये इनफाइनाइट है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, इसी तरीके से दोनों ही लिमिट डिफाइंड नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक लिमिट या दोनों लिमिट डिफाइंड ना हो तो वो जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो दीज आर द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जो लिमिट की वजह से डिफाइन ना हो पाए, इसलिए वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के कहलाएंगे। इसी तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड वो इंटीग्रल है जिसमें फंक्शन जो है मान लीजिए ये 3 to 5 सपोज, और ये है, तो इसकी लिमिट्स फाइनाइट है लेकिन 3 पर ये डिफाइंड नहीं है और 3 इसके अंदर लाई कर रहा है। तो इस वजह से ये जब इंटीग्रेंट जो है इस लिमिट में जिसमें इंटीग्रल किया जा रहा है उस पर डिफाइंड ना हो तो भी ये प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा, यानी प्रॉपर नहीं है। इस तरह के इंटीग्रल को इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड का, दिस इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, तो सेकंड काइंड वो है जिसमें जो इंटीग्रल का फंक्शन है वो डिफाइन ना हो, और फर्स्ट काइंड वो है जिसमें लिमिट डिफाइन हो। ऐसा भी हो सकता है कि ना लिमिट डिफाइंड हो ना तो इंटीग्रल डिफाइंड हो, तो उसे मिक्स काइंड कहेंगे। ठीक है, मिक्स काइंड। और ऐसा नहीं है कि कोई इंटीग्रल अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो उसकी वैल्यू नहीं मिल सकती, वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, कि ये जो कोई इंटीग्रल है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अगर कोई है तो वो कन्वर्ज करता है या नहीं करता है, डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है, ये एक्सप्लेन किया था। तो कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब है कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, यानी इनफाइनाइट हो गई या माइनस इनफाइनाइट हो गई, तो वो डाइवर्जेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर मिल गई तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। तो कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, इसके तमाम टेस्ट, तो वो टेस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किए गए थे। ठीक है, ये टेस्ट भी आपको हमने बताए थे, जिसमें एक रेशियो टेस्ट बताया था कि ये जो है टेस्ट करता है कि कोई इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं। इतनी बात आपको बताई गई थी। इसके अलावा 2 टेस्ट और हैं जो कि म्यू टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट कहलाते हैं। म्यू टेस्ट किससे है? किसी इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। म्यू टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, ये भी है इम्प्रॉपर इंटीग्रल के कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। अगर वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर मिल गई तो कन्वर्जेंट, और नहीं मिली तो डाइवर्जेंट, सीधा सा। तो इसके लिए टेस्ट है, बुक्स में एक्सप्लेन किए गए हैं, हमने आपको बताया। तो आज हम इसमें एक जो महत्वपूर्ण इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसको टेस्ट करने की जरूरत है, जिसको पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि उसके एप्लीकेशन बहुत है। जो इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स या फिजिक्स में प्रॉब्लम्स मिलती है तमाम, तो उस इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत होती है, उसकी वैल्यू की बहुत जरूरत होती है। तो ये फंक्शन, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स है वो बीटा गामा फंक्शंस हैं, इनको बीटा गामा फंक्शन कहा जाता है। इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है उसको बीटा गामा फंक्शन कहा जाता है, उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे।
तो पेपर के लिहाज से अगर देखें तो एमसीक्यू पेपर बनेगा, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। टेस्ट को एग्जैक्टली अप्लाई करेंगे तो वो सवाल बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी है अपने एग्जाम की। अब हम आते हैं बीटा गामा फंक्शन पे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट, बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन, तो देखिए ये जो इंटीग्रल है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जीरो टू वन दिस इज फंक्शन ऑफ एम एंड एन। ये इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे एक्स के लिए तो अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा एम और एन पर। एम और एन का कुछ फंक्शन होगा, तो ये जो भी फंक्शन है वो एम और एन का फंक्शन है। इस फंक्शन को कहा जाता है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन, बी रिप्रेजेंट बीटा, बीटा फंक्शन। बीटा एम एन मीन्स बीटा इज ए फंक्शन ऑफ एम एंड एन, ओके। तो यहां पर एम और एन क्या है? M and N are real numbers. M और N real numbers, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नहीं। तो यहां देखिए, मान लीजिए M इज 1/2, suppose m is 1/2 and n is also 1/2, रियल नंबर है तो पॉजिटिव है। तो यहां आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी? दिस, यही तो बनेगा, है ना। तो यहां देखिए लिमिट जो है 0 to 1 है, ये तो डिफाइंड है लिमिट, लेकिन 0 पर इसको देखिए वैल्यू 0 पर डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से 1 पे ये नहीं डिफाइन हो पाएगा। तो इस मायने में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो बीटा इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेकिन इसकी वैल्यू मिलेगी और कैसे मिलेगी ये हम देखते हैं, देखेंगे कि किस तरीके से इसको मिलेगा। इसी तरीके से गामा फंक्शन देखिए, गामा फंक्शन देखिए, गामा एन इज 0 to infinite e power minus x n minus 1 dx, and n is a positive real number, positive real number, ओके। यहां पे देखिए इसकी लिमिट इनफाइनाइट है, अपर लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, और n रियल नंबर है। तो आप देख सकते हैं, इसको फिर से मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इसको 1/2 ले लीजिए, तो ये 1/√x हो जाएगा, और 0 पर वो फिर डिफाइंड नहीं हो पाएगा, है ना, डिनोमिनेटर में x आएगा, 0 पे डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और इंपॉर्टेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इसका नाम दिया गया है गामा एन। गामा एन मीन्स गामा denotes this function and depend upon n। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो n का कुछ फंक्शन मिलेगा, n के हिसाब से उसकी वैल्यूज मिलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड गामा n, ओके। तो ये बीटा और गामा फंक्शंस हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज हम इनकी देखेंगे। और
ये देखेंगे कि इनकी वैल्यूज कैसे मिल सकती है, फाइंड आउट की जाएगी। देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एन, ये सेम होता है। बीटा एम एन क्या है? बीटा एम एन इज 0 to 1, ये ध्यान रखिएगा। बीटा एम एन इज दिस, जिसमें m x की पावर में है और n 1 माइनस x की पावर में है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, दिस इज बीटा एम एन। अब इसमें हम इंटरचेंज करके देखते हैं इसको। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस y, तो क्या मिलेगा? x इज 1 माइनस y, राइट? 1 माइनस x इज 1 माइनस x इज y. Okay, so this is and dx is minus dy. लिमिट एट 0, y की वैल्यू जब x 0 है 1 और y की वैल्यू जब x 1 है 0, और इसको आप इस नेगेटिव साइन से ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए वी गेट दिस। इस इंटीग्रल को देखिए, ये क्या है? ये क्या है? अगर बीटा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, बीटा फंक्शन अगर ऐसे डिफाइंड है, तो यहां पर क्या है? x की जगह पर y है, ठीक है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये उससे कोई जब इंटीग्रल इवेलुएट करेंगे तो यहाँ x लिखिए, चाहे y लिखिए, चाहे z लिखिए, चाहे t लिखिए, चाहे कुछ लिखिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है और वो अल्टीमेटली बाद में m और n के फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, बाकी तो वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, x की जगह पर y आने से इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, ठीक है? कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर रहे हैं और इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर रहे हैं, फाइनाइट इंटीग्रल होना चाहिए बस, मतलब लिमिट वैल्यू होनी चाहिए। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? वैल्यू दोनों की सेम है ना, चाहे z कर लीजिए x की जगह। तो यहाँ पे केवल इतना ही तो चेंज हुआ है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बीटा का क्या फंक्शन है? एन एन, ये एम एन है, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी पावर है m, इसकी पावर है n के टर्म्स में, तो ये n आ जाएगा पहले और m आएगा बाद में, राइट? तो ये हो गया बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन, ओके? तो ये सिमेट्री हो गई इसमें, यानी कि बीटा 1 2 की वैल्यू बीटा 2 1 की वैल्यू के बराबर है, ठीक है? बीटा 1 2 की वैल्यू बीटा 2 1 की वैल्यू के बराबर है। ये जर्नल इसको कहेंगे हम बीटा एन एम इज इक्वल टू बीटा एन एम, राइट? तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की, बीटा एन एम इज इक्वल टू बीटा एन एम, ओके?
एमसीक्यू जो पैटर्न होगा इम्तिहान का, उस लिहाज से ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एक सवाल दे दिया कि सपोज बीटा 1 2, तो आपको दे दिया ऑप्शन इज इक्वल टू बीटा 2 1, बीटा 1/2, बीटा है ना 1/2 1, इस तरह से दे दिया ऑप्शन, है ना। तो आपको देखना होगा कौन सा सही है, राइट। ऐसे सवाल आसानी से बन सकते। और देखते हैं, इसको थीटा के फॉर्म में लिखते हैं और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, इंटीग्रल के रिप्रेजेंटेशन का एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसको बहुत यूज किया जाता है, बहुत यूज करते हैं। खास करके आप एरिया वॉल्यूम के जब सवाल निकालेंगे तो उसमें इस तरह का फॉर्म बहुत यूज किया जाता है, और उसमें हम चेंज करके देखते हैं अनदर फॉर्म। Another form of beta function. We know that beta mn is this. और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि m और n क्या है, m and n are पॉजिटिव रियल नंबर, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। देखिए, पुट x इज इक्वल टू 1/1 + 1। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dx क्या हो जाएगा, यही तो होगा, राइट। इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करिए तो भी है 0 पर वैल्यू होगी 1 + y = 1/x, y = 1/x -1। तो 0 पर वैल्यू होगी इनफाइनाइट, है ना। देखिए यहां देखिए, जब x 0 होगा तो y इनफाइनाइट है, और जब x 1 होगा तो y 0 होगा, ठीक। और 1 + y this 1 - x, 1 - dx बीटा mn is equal to 0 to infinite 1 + y m - 1, और ये क्या हो जाएगा, y by 1 + y dx dy² डिवाइडेड बाई 1 + y²। इसको इसमें ऐड कर लेते हैं, 1 + y², तो 1 + y² को ऐड करेंगे, सॉरी y² को इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा n + 1। ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो दिस इज 0 to infinite y power n - 1, y + 1 + y m + n,
एक्स और वाई को बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो हम एक्स की जगह पर वाई लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं। ठीक है। अगेन सिंस बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक इन एम एंड एन, ठीक, तो एम और एन को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसकी वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको? हमको ये मिला कि बीटा एम एन, बीटा फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है, इसके अलावा ऐसे लिखा जा सकता है जब लिमिट इनफाइनाइट होंगी, इस फॉर्म में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, ये भी बीटा फंक्शन है, बीटा एम एन, और ये भी बीटा फंक्शन है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहां पर एम और एन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना। एम और एन को इंटरचेंज कर ही सकते हैं, और हमें मालूम यहां भी एन आ सकता है, यहां एम आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा इसमें ये, ठीक है। ठीक है, एम एन एन को इंटरचेंज किया जा सकता है, कहने का मतलब यहां पे एन और यहां पे एम ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पहले देख चुके हैं सिमेट्री को। नाउ देखिए, वी नो बीटा एम एन इज 0 to 1 is this. Put x is equal to sin square theta. थीटा के टर्म्स में क्या होगा ये देखिए, इंटीग्रल। Limit is at 0, 0, at 1, pi by 2. Sin square theta, तो sin square theta ये हो गया, ठीक। और यहां क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये मिलेगा, राइट। तो दिस इज नथिंग बट, इसको फिर से देखिए, तो यू हैव बीटा एम एन इज 0 to pi by 2 sin square this 1 minus sin square theta is cos square theta, so cos square this dx is 2 sin theta cos theta dt. टू साइन थीटा यहां ले लीजिए, तो साइन 2m माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 दिस। इसी तरीके से cos 2m माइनस 1। ये रिजल्ट ध्यान रखने का है आपको
कि दिस इंटीग्रल इज बीटा एम एन 0 to π/2, ये इसकी लिमिट होगी 0 से π/2, 2 टाइम्स होगा साइन की पावर 2m-1 होगी, कॉस की पावर 2m-1। दिस इज बीटा एम एन। और चूंकि सिमेट्रिक होता है तो यहां पर n आ जाए, यहां पे m चला जाए, उससे कुछ फर्क नहीं। ठीक है, उस वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं। तो इस इंटीग्रल को भी अगर इवेल्युएट करना है तो भी उसमें बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके इवेल्युएट कर सकते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी गामा फंक्शन की देख लीजिए, फिर सवाल पे आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन पहली प्रॉपर्टी है और इंपॉर्टेंट है, गामा n plus 1 is equal to n gamma n for n greater than 0। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी n के लिए अगर गामा को पता करना है तो उससे लोअर n पे जा करके उसको पता कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू फाइंड गामा 5, मान लीजिए हमें गामा 5 चाहिए। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4 gamma 4 और gamma 4 is 3 gamma 2, gamma 3 is 2 gamma 2 and gamma 2 is, तो अल्टीमेटली हमें अगर गामा 1 की वैल्यू मालूम हो तो उसके ऊपर सारी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 सब मालूम हो जाए। ठीक है, तो ये इसका इस रिजल्ट की ब्यूटी है। इसको रिकरेंस रिलेशन कहते हैं, यानी एक पता हो तो दूसरा उससे पता हो जाएगा। इसके अलावा ये केवल इंटीजर पे ही ऐसा नहीं है लागू होगा। ये मान लीजिए कि हमें पता करना है गामा 5/2 फ्रैक्शन, तो भी इसको ये क्या होगा, एक कम करेंगे इसमें 3/2 गामा 3/2। ठीक है, 3/2 is 1/2 gamma 1/2, राइट। अब यहां पे जाके हमको रुकना होगा क्योंकि हम निगेटिव में चलना शुरू हो जाएंगे। और यहां क्या लिखा होगा, है ना, पॉजिटिव के लिए इसको यूज करेंगे। और यही नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 7.2, इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा इसके फार्मूले से 6.2 गामा 6.2, 6.2 5.2 गामा 5.2, ऐसे रिड्यूस करके ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि ये इंटीजर्स पे ही लागू होगा या रेशनल पे ही लागू होगा, किसी भी नंबर पे, पॉजिटिव नंबर पे लागू। ठीक है, तो हम पहले इस रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड रिकरेंस रिलेशन। इसको प्रूव करेंगे। n plus 1 is equal to n. This is called recurrence relation. रिकरेंस का मतलब एक से दूसरा रिकर कर जाए। जैसे इनके बारे में मालूम हो तो इनके बारे में सब पता चल जाए, फिर इनके बारे में मालूम है तो इनके चेन ऐसे पता चल जाए। मान लीजिए हमें मालूम करना है इस लड़के के बारे में, ठीक है, और हमें इसके बारे में नहीं मालूम कि ये कौन है क्या है, ठीक है, लेकिन हमें इनकी चेन मालूम है कि ये इनका दोस्त है, ये इनका दोस्त है, ये इनका दोस्त है। तो हमने उनको पकड़ा, उन्होंने इनके बारे में सब बता दिया, फिर इन्होंने इनके बारे में बता दिया, इन्होंने इनके, है ना, इसको कहते हैं रिकर करना।
एक से दूसरा मिल जाए, रिकर कर जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम है रिकरेंस फॉर्मूला। इस कारण से इसको ये प्रूव कर लेंगे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। गामा वन क्या, गामा फंक्शन आपको बताया गया था क्या था, गामा एन क्या था, है ना, ये है। तो गामा वन क्या होगा, है ना, तो ये क्या होगा, this is 0, this is 1, so 1। ठीक, तो गामा 1 इज 1। ठीक, गामा 1 इज 1। तो जो अभी हम जा करके यहां पर कैसे गामा 5 इज इक्वल टू 4 3 2 1 गामा 1 यहां रुके थे, तो गामा 1 क्या होगा 1, ये हमको पता हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 4। तो अगर n इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, इफ n बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो गामा n is equal to n minus 1 factorial, provided n is greater than n क्या होना चाहिए 1 अगर लेते हैं तो फैक्टोरियल 0 तक चल जाएगा। तो 1 2 0 नहीं ले सकते, यहां 0 लेंगे तो यहां क्या आएगा -1 फैक्टोरियल तो नहीं डिफाइंड है ना। तो ये जब रिजल्ट यूज करना है तो आपको n पॉजिटिव इंटीजर में क्या होना चाहिए 1 से शुरू करें। n इज अ पॉजिटिव इंटीजर इसलिए कहा, 0 नहीं दिया इसमें। ठीक है, 0 इसमें नहीं शामिल है, तो ये ध्यान रखिए। अब हम इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते थे तो उस पर चलते हैं। Gamma n plus 1 is this, right? ये प्रॉपर इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करने का हमने प्रॉपर इंटीग्रल को फाइंड करने का तरीका बताया था। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, सपोज a टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिमिट 0 to a e पावर माइनस x पावर n, ये बताया था। आपको जो नोट्स दिए थे उसमें इसको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम ये से कर देते हैं, जो भी आएगी वैल्यू a पर डिपेंड करेगी, फिर a को इनफाइनाइट टेंड करके देखेंगे क्या है रिजल्ट मिलता है। ठीक है, उसको आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, नोट्स जो नोट्स दिए गए उनको टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए, रखने के लिए थोड़ी दिए, राइट। तो ये वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रल कर लीजिए a टेंड टू इनफाइनाइट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का
फर्स्ट फंक्शन इसको करें और इसको सेकंड। तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, ये तो करते हैं 0 to a माइनस इंटीग्रल 0 to a डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक, ये तो। अब यहां देखिए पहले 0 को कर लेते, तो 0 पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 पे 0 हो जाएगी, और a पर 0 पर तो 0 हो जाएगी, और a पर a पावर n e पावर a, है ना, ये लिमिट ले लेंगे जो भी आएगा, है a पावर n e पावर, ठीक, और यहां पर लिमिट a टेंडिंग टू इनफाइनाइट n, और ये क्या होगा ठीक। तो ये वैल्यू बताइए, when a tend to infinite, this is infinite, 1 by infinite is 0, ठीक है, 1 by infinite is 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, दिस इज 0, और ये लिमिट रख दीजिए जैसे है, दिस is what gamma नॉट गामा n, ठीक है, तो हमने गामा n प्लस 1 से शुरू किया था और हमको ये रिजल्ट मिल गया, तो रे रिकरेंस रिलेशन हमको मिल गया, ये स्टेबलाइज हो गया, ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, और व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर, when n belongs to positive integer, तो क्या होगा n plus 1 is factorial, ठीक है, गामा इंटीग्रल को लिखने के भी कई तरीके हैं, वो देख लेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहले देख लीजिए। सपोज n इज 0, इस रिलेशन को तो हम यूज कर ही सकते हैं ना यहां से, गामा 1 इज फैक्टोरियल 0, दैट इज 1, गामा 1 इज 1, और गामा 0 की वैल्यू क्या है, गामा 0, गामा 0 इज, जो इंटीग्रल है उससे पहले क्या था, x पावर n माइनस 1, n माइनस 1 में ये हो जाएगा, और e पावर माइनस x ये एक्चुअली ये इंटीग्रल है, ठीक है, we can find that this is infinite, gamma 0 is infinite, ये ध्यान रखिए, gamma 0 is infinite, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। And also
gamma n is infinite when n is negative number, negative real. तो पॉजिटिव के लिए तो गामा फंक्शन की वैल्यूज अलग अलग होंगी, लेकिन जब गामा नेगेटिव वैल्यू के लिए इवेल्युएट किया जाएगा तो दैट इज इनफाइनाइट, और जीरो पर भी इनफाइनाइट। तो जीरो और उसके नीचे इसकी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो गामा फंक्शन जो है जीरो और निगेटिव वैल्यूज के लिए इनफाइनाइट है। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन इट। तो आप देख सकते हैं ये अलग ही तरह का फंक्शन है। ये ध्यान रखना है, गामा n इज इनफाइनाइट व्हेन n इज लेस देन और इक्वल टू, when n is less than or equal to. एक अनदर फॉर्म देख लीजिए, ऑफ गामा। गामा n is 0 to infinite x power n minus 1 e power minus x dx. Put x is equal to log of 1 by y. It means y is e power minus x. ठीक है, यहां रखिए। तो वी गेट गामा n इज, यहां देखिए, जीरो पर क्या होगा? 1। इनफाइनाइट पे क्या होगा? 1 बाय इनफाइनाइट इज, और ये क्या है? x is log 1 by y, this e power minus x is 1, dx is derivative of x is 1 by y means y, और इसका डेरिवेटिव माइनस 1 by y स्क्वायर d। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा सर। तो आपको मिलेगा ये माइनस साइन जो है इसकी लिमिट को इंटरचेंज करेगा, विच इज लॉग ऑफ 1 by y n minus 1 d। अब y को x से रिप्लेस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपको पहले बता चुके हैं। तो आपको मिलेगा गामा n इज, गामा n इज 0 to 1 log of 1 by x n minus 1 dx। तो एक को भी गामा n की वैल्यू ये है, दूसरा ऐसे, दोनों तरीके लेंगे। और देखिए,
दिस इज गामा एन, इसमें आप रखिए टेक put x is equal to k times what? K1. K is constant. K is any constant, fixed number. So gamma n is equal to 0 to infinite. K power n minus 1, y power n minus 1, and e power minus ky dx is k dy. So k power n 0 to infinite is this. Is this. Gamma n by k power n is 0 to infinite. We can say x power n minus 1, e power minus kx dx. मतलब y को फिर से जो है ये रिलेशन हमको एक्चुअली मिला, इसको फिर से ये रिलेशन मिला। ठीक, ये रिलेशन मिला। तो इसको हम जनरली इस तरीके से लिख लेते हैं, k की जगह z कर लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वेरिएबल के फॉर्म में लिखने से इसकी इंपॉर्टेंस दिखेगी ऐसे। और y को x फिर से ये एक रिलेशन है ना, तो y को x कर लीजिए, टेकिंग y is equal to x. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। क्या खास बात है इसमें? ये रिलेशन ये होता है, अगर यहां पर zx हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू ये हो। अगर यहां पर z ले आएंगे तो यहां पर z पावर n होगा, ठीक है। मीन्स दिस इज इक्वल टू गामा n एंड दिस इज इक्वल टू गामा n बाई z पावर, ठीक। तो एक और रिलेशन देखिए, पुट x पावर n इज इक्वल टू y, तो
we have gamma m is equal to x power n is equal to y. 0 पे तो 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाएगा, और y x इस तरीके से x is this, है ना, वही रखिए this, okay, and this is e power x, डिनोमिनेटर में देखिए e power x, x is क्या होता है, एक लॉग के फॉर्म में था, उस वजह से देखिए, उससे आसानी से एक हमारे पास रिलेशन था, एक ये वाला रिलेशन है, गामा n इज इक्वल टू 0 to 1 log of 1 by x n minus 1 dx. अब इसमें रखिए x power n इज इक्वल टू 1, तो गामा n इज इक्वल टू 0 पे 0, 1 पे 1 log of 1 by x, x is y power 1 by n, है ना, n minus 1, और dx, dx is what, dy by n x power n minus 1, इसको सही करते हैं, 0 to 1 ये बाहर आ जाएगा, log y माइनस, ठीक है ना, यही करेगा, इसको ऊपर ले लें, पूरे की पावर, ठीक, पावर दिस dy 1 by n और x is 1 by y ठीक है, e के पावर के टर्म्स में लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये क्या बनेगा, जीरो टू 1 minus 1 by n log dy divided by y is power चला y power n minus 1 by good.
n 1/2। ये तो जो है सो है, इससे कुछ खास नहीं है। 1/n² log of y पावर n माइनस 1। देखिए जो रिलेशन मिला मिला, इससे कुछ खास नहीं। हाँ क्यों, ये सही नहीं क्यों, तो अपने आप ऊपर चल जाएगा। ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये तो अपने आप ऊपर जाएगा, इसमें क्या करना है? माइनस ये ठीक है अपनी जगह पे। इस रिजल्ट से कुछ खास हासिल नहीं होगा। हाँ ये जरूर है कि इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। These are some relations, और एक बीटा और गामा फंक्शन के बीच में भी रिलेशन, वो रिलेशन हम आगे और बता देते हैं आपको। क्या टाइम हो गया? ये और relation between beta and gamma. Beta and gamma. Beta mn is एक रिलेशन हमने अभी देखा है, गामा एन इज z पावर n e पावर माइनस zx n माइनस 1। ये भी देखा है, इसको यूज करेंगे। It means this is this multiplied by e power minus z, z power n minus 1 both sides, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई। तो ये z का फंक्शन है जो भी, और ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इस इंटीग्रल में वेरिएबल x है, बाकी जो भी है z ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर भी जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर जा सकता है, उसको बाहर भी ला सकता है। z का कोई भी फंक्शन अंदर जा सकता है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो यहां पे हो जाएगा e पावर माइनस z, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x, ठीक है ना। ये इसमें मल्टीप्लाई करो, x पावर n माइनस 1 ये तो रहेगा, और ये यहां इसके साथ जाएगा
z पावर n प्लस m माइनस 1 dx। ओके, ये हो गया। नाउ अब इसमें जो करने जा रहे हैं वो देखिए, ये x का फंक्शन है और z का फंक्शन है। इधर केवल z है, इधर x और z दोनों है। अब इसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z बिटवीन द लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। इंटीग्रेट both sides with respect to z between limits 0 to कर दीजिए। तो ये तो n का फंक्शन है, इसमें z कांस्टेंट हो गया, बाहर करिए। e पावर माइनस z पावर m माइनस 1 dz 0 to infinite 0 to infinite है ना। ये इंटीग्रल कर रहे हैं इसका। with respect to z। ओके, तो ये पहले विद रिस्पेक्ट टू x है और लिमिट x की रखने के बाद जो भी बचेगा वो z का फंक्शन बचेगा। उस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट किया, यही किया है ना। हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहले विद रिस्पेक्ट टू z कर सकते, फिर विद रिस्पेक्ट टू x करें, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जब लिमिट्स कांस्टेंट होती, मतलब जो x वेरिएबल नहीं होती, जब लिमिट्स वेरिएबल नहीं होती है तो किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझे? जैसे कि मान लीजिए मल्टीपल इंटीग्रल है a टू b c टू d और ये फंक्शन है x y का और विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। तो x और y की जो लिमिट्स हैं अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर सकते। लेकिन अगर कोई मान लीजिए वेरिएबल है, यहां पे मान लीजिए आया y², इस तरीके से, तो जो x की लिमिट्स है अगर वो y के फंक्शन है, यहां कांस्टेंट है, यहां y का फंक्शन है, ठीक है, और y की जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट है, तो जिसकी वेरिएबल होती है पहले उसके रिस्पेक्ट में करेगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों ही वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हैं, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x चाहे विद रिस्पेक्ट टू z। तो हम विद रिस्पेक्ट टू z कर लेते हैं पहले। तो ये इंटीग्रल जो है इस तरीके से हम लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू z जब करेंगे तो उसके लिए x वाला फंक्शन तो कांस्टेंट होगा है, x वाला कांस्टेंट होगा, तो इसको अलग कर देते हैं। ठीक, अगर किसी को समझ में ना आए तो उसको बोल देते। ठीक है, बोलिए। इसको विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं पहले, तो जब विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो जो भी x वाले फंक्शन है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो अंदर रखेंगे तो बाहर रखेंगे तो कोई फर्क नहीं। ठीक है, ये क्या है इसको पहचानिए। आपके पास जो बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है? 0 to 1 x पावर m -1 1 - x to the power n -1
ये होता है। उसी तरह का कुछ है, एक मिनट, ये गामा है, ई पावर है, तो गामा फंक्शन होता है ये, है ना, ये होता है। इसको देखिए जरा, z के रिस्पेक्ट में है, ऐसे कर दीजिए, देखिए z z z, ठीक। अभी एक रिजल्ट जो आपको इससे पहले बताया था कि यहां पर अगर k हो तो यहां क्या आ जाएगा, k पावर, ठीक। अब ऐसे ही तो है यहां से, जैसे इसको देखिए, तो ये होगा गामा n प्लस m, है ना, गामा n प्लस m, ठीक। जो भी ये होगा तो ये होगा गामा n, यह हो जाएगा गामा n प्लस m, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर, है n नहीं, n प्लस m, जो भी यहां होगा, है ना, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए, और ये इंटीग्रल हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा x पावर ये, तो ये क्या बनेगा, हमने लिया था क्या, लिया था बीटा है, बीटा लेके चल रहे थे, गामा लेके चले, किसकी वैल्यू थी वो हम देख रहे थे, ओके, ये था गामा n इंटू गामा, यही तो है, ये लेके चले हैं, तो ये वैल्यू आई, यहां देखिए, गामा n प्लस m इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय 1 प्लस x m प्लस, ये वैल्यू किसकी थी, बीटा mn का एक अनदर फॉर्म बताया था, वो देखिए जरा, बीटा mn का दूसरा फॉर्म, जिसमें x को 1 बाई x करके किया था, देखिए x की जगह पर 1 बाई y रखा था, देखिए बीटा mn जब डिफाइन किया था, है ना, यही तो है, ये क्या है, बीटा m n, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, n ऊपर हो या n ऊपर कर फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा। तो हमको एक रिजल्ट ये मिला, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, ये बीटा और गामा को आपस में जोड़ता है, बीटा से गामा में जाना है या गामा से बीटा में जाना है, तो ये रिलेशन है आपके पास। तो बीटा m n इज इक्वल टू बीटा m डिवाइडेड बाई, सॉरी, गामा n n प्लस, यहां पे सिमेट्री दिख रही है, देखिए m और n को इंटरचेंज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखिएगा, बीटा और गामा को आपस में जोड़ने वाला रिलेशन है। ठीक है, इससे एक नोन रिजल्ट मिलेगा, इफ m प्लस n इज इक्वल टू 1, मान लीजिए ये कंडीशन है, m और n नंबर इस तरीके के हैं, दोनों का जोड़ 1 है, तो गामा n और m क्या है, n क्या है, 1 माइनस n, है ना, इज इक्वल टू
गामा 1 m प्लस 1 इज 1, ठीक है, इंटू बीटा mn। mn बीटा mn क्या है, एक रिलेशन है बीटा mn, ये देखिए ये तो था, इसको लिख सकते हैं 0 टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1, ठीक। और ये एक नॉन इंटीग्रल है, मतलब इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, तो हम लिखे देते हैं इसको गामा n, गामा 1 माइनस n, और गामा 1 इज फैक्टोरियल 0, दैट इज 1, है ना। तो ये हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल होता है ये होता है पाई बाई साइन n पर, तो ये ध्यान रखिए। सपोज n इज 1/2 मान लीजिए, तो गामा 1/2, गामा 1/2, यहां से देखिए, इज इक्वल टू पाई बाई साइन π/2 is this is 1, so this is equal to pi, therefore gamma 1/2 is root pi, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, गामा 1/2 is root, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको यूज करना है, गामा 1/2 is root pi, सब सही। तो गामा के बारे में अभी तक आपको क्या क्या पता चला? गामा 1 इज 1, गामा 1/2 इज रूट पाई, ठीक, और गामा 0 इज, ध्यान रखिए। तो आपके पास सवाल ऐसे भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ए क्या बताओ, कौन सा गलत है? डी ऑप्शन गलत, सारे सही है, डी वाला कहता है कि सारे गलत है, यही गलत है, ठीक है ना। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। एक और रिजल्ट देखिए, जैसे एक और सवाल जैसे इस तरह से भी बन सकते हैं, जैसे ये आपको मालूम है 10, ठीक। अब मान लीजिए कि n इज π/4, n इज 1/4, तो साइन सॉरी गामा 1/4, गामा 3/4 इज इक्वल टू π/4 इज 1/√2, 1/√2 इज दिस, है ना। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक दे दिया कि बताइए कि ये रिजल्ट सही है गलत है, इस तरीके से दिस इज और गामा 1/4 इज गामा दिस, इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं तमाम, है ना। इस रिलेशन पे कई सवाल बन सकते हैं।
एक रिजल्ट खाली हो, इसी से मिल जाएगा। हमें मालूम है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन प्लस, ये मालूम है, वी नो। अभी देखा है। और बीटा एम एन हमने देखा था क्या होता है, ये इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, ध्यान करें, is sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta। तो ये हो गया गामा n प्लस, ठीक है। ये रिजल्ट हमें मालूम है और इसकी वैल्यू होती है ये भी हम देख चुके हैं, है ना। तो 2m माइनस 1 को p और 2n माइनस 1 को q, इस फॉर्म में जरा देखिए। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन p थीटा कॉस q थीटा d थीटा, और यहां क्या जाएगा, यहां जाएगा m इज p प्लस 1 बाई 2, है ना। तो दिस इज p प्लस 1 बाई 2, दिस इज q प्लस 1 बाई 2 एंड दिस इज, दोनों को जरा जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए, है ना, p प्लस q, और इसकी वैल्यू चाहिए -2 बाई, तो एक्चुअली ये क्या है, नहीं करते यहाँ से माइनस प्लस, ये क्या है, इनको जोड़ा जाता है, p प्लस q प्लस 2 बाई 2, और ये 2 यहाँ डिवाइड करते हैं, ठीक। तो क्या मिला, जो हमको चाहिए था, ये बहुत यूज होता है इंटीग्रल इवैल्यूएशन में, बहुत रिजल्ट यूज होता है। इस तरह का रिजल्ट होगा हमारे पास है, इसी को हम एम एन में भी लिख दें, पी क्यू की बजाय एम एन में लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस क्यू थीटा डी थीटा, ये क्या है, गामा पी प्लस 1 बाई 2 गामा q प्लस 1 बाई 2 गामा p प्लस q प्लस 2 बाई, ठीक है। यूज कहाँ होता है, यूज यहां होता है। जैसे मान लीजिए कि ये रिजल्ट निकालना है, टेन थीटा कॉस थीटा कॉस 7 थीटा, मान लो ये वैल्यू चाहिए, मान, तो क्या करिएगा, ये फार्मूला दिया 9 प्लस 1 बाई 2 5 4, इन दोनों का जोड़ जो भी होगा वहां ही दिस प्लस दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू दिस, इसको और फर्दर सॉल्व करना है, तो वो भी बता रहे थे, सॉल्व ऐसे हो जाएगा, कोई फैक्टोरियल गामा 9, तो दिस इज फैक्टोरियल 4, दिस इज फैक्टोरियल 3, दिस इज फैक्टोरियल 8। उसके बाद आप जानते कैसे सॉल्व करेंगे, 2
फैक्टोरियल 8 इज 8 7 6 फैक्टोरियल 5 फिर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 40 80 पूरे 7 जो भी हो 8 56, है ना। ये से अब आपसे ये सवाल पूछ लिया मान लीजिए, फाइंड, ये ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन दीजिए ये, है ना, एंड इस तरीके से दे दिया ऑप्शन, बताओ सही है। तो कोई बहुत बड़ा सवाल थोड़ी है ना। तो ये बीटा गामा फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब था। अभी कुछ और भी है इसमें रिलेशंस, उनको हम देखेंगे जरूरत होगी तो। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, लेकिन देखेंगे। लेजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, कर लेंगे इसको, ठीक है। बाकी सब सवाल है इसमें, आप सवाल पहली चीज तो सब लगा डालो जितने किताब में आपको मिले। बीटा गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज पर जितने भी सवाल हैं, वैसे तो हम आपको अभी व्हाट्सएप कर देंगे असाइनमेंट, ठीक है, फोटो खींचो उनको सवाल लगा के, ठीक है। तो ये बीटा गामा फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज पे हो गया। एक लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला है, वो भी हम आपको भेज देंगे, और नहीं तो उसको अगली क्लास में ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब कल का जो भी शेड्यूल होगा मैं आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म, सब लोग व्हाट्सएप पे हो ना? यस हैं? सर। इनको जोड़ो उसको, कौन एडमिन है? सर आप तो हम कर लेंगे इसको बंद।